आज हम करेंगे पाठ बाजार दर्शन। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। उससे इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन किस तरह का, जैसे हम कभी बाजार जाते हैं और कई बार तो ऐसा ही होता है, कई बार क्या ज्यादातर ऐसा होता है कि हम बाजार गए हैं कुछ और वस्तु लेने, लेकिन उस वस्तु के साथ साथ दो चार चीजें और भी ले आते हैं। अब वो जो दो चार चीजें ले आए हैं उसका हमारे जीवन में यूज था या नहीं था, ये तो बाद की बात है। हम वो जो चीजें ले आए हैं वो आकर्षित होकर ले आए या बाजार के जादू को देखकर ले आए। वो इतना आकर्षण लग रहा था या उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि इससे हमें सुख मिलेगा या ये चीज हमारे लिए अच्छी रहेगी, इस वजह से हम ले आए। और जब हम ले आते हैं तो वो चीज इतनी यूज की नहीं होती जितना सोचकर हम ले आए थे। अगर इसका एग्जांपल दो तो आपका ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में एक दो चीजें, वैसे तो ज्यादा होंगी लेकिन एक दो चीजें तो ऐसी पक्की आपके आमने सामने होंगी जो आप ले तो आए बाजार से लेकिन उसका यूज इतना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी चीज आपको लगी आपके घर में, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो चीज आप लेके आए थे और उसका यूज नहीं हो रहा। हर घर में ये होता है कि कोई ना कोई चीज आपके घर में जरूर मिलती है जिसका आप यूज नहीं करते, बस बाजार गए थे, वो चीज अच्छी लगी और ले आए। यही बात को समझाने के लिए ये पूरा पाठ है। धीरे धीरे करके पूरा पाठ हम समझेंगे, बस देखते जाइए। अब शुरू के दो चार पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखक के दो मित्र के बारे में लेखक बता रहा है। पहले मित्र के बारे में बात करते हैं। लेखक का एक मित्र बाजार गया, वहां से वो बहुत सारा सामान ले आया। शॉपिंग कह सकते हो आप, बहुत सारी शॉपिंग करके आया। अब लेखक ने पूछा कि ये क्या, इतना सारा सामान। तो लेखक के मित्र ने कहा कि ये जो हमारे साथ थी, ये जो हमारे साथ थी का मतलब उनकी पत्नी उनके साथ थी। अब पत्नी थी का मतलब स्त्री थी, स्त्री थी, स्त्री का तो काम ही यही है, मतलब वो ज्यादा शॉपिंग करती है एज कंपेयर टू मैन, यानी एक पुरुष के मुकाबले में स्त्री ज्यादा शॉपिंग करती है। ये एक तथ्य है या एक सच्चाई है, इसमें कोई, ये स्वाभाविक कह सकते हो, ये स्वाभाविक है। ये बात मैं नहीं, लेखक कह रहा है और होता भी यही है। तो लेखक ने कहा कि ये जो हमारे साथ थी इसीलिए इतना सारा सामान ले आए। और उसने अपना मनी बैग यानी पर्स भी खोल कर दिखाया कि ये देखो, आने के लिए कोई किराया भाड़ा का भी कुछ बचा हो तो देखो, मतलब खाली हो चुका था वो पूरा पर्स। इसका मतलब लेखक ने ये बात सोची कि इसका मतलब अगर थोड़ा पैसा और होता तो सामान और आता, क्योंकि सामान आया है जरूरत को देखकर नहीं, पैसे को देखकर। तो लेखक सही सोच रहे थे कि अगर पैसा और होता तो और भी ज्यादा सामान आने की संभावना थी। तो अब एक मित्र तो ये हो गए जिन्होंने पैसे को देखकर शॉपिंग कर ली। अब दूसरे मित्र की बात करते हैं। एक मित्र और गए बाजार, वहां से वो कुछ नहीं लेके आए। लेखक ने पूछा क्या हुआ, कहां गए थे। उन्होंने बताया बाजार गए थे, तो कुछ लाए तो नहीं। तो लेखक के मित्र ने कहा कि मैं दरअसल ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या छोड़ दूं। मतलब उसके पास कुछ लिमिटेड पैसे थे, यानी मान लो 100 रुपए थे। अब 100 रुपए की अगर वो एक चीज ले आता तो बाकी का जो सामान उसे अच्छा लग रहा था वो उसको छोड़ना पड़ता। इसी सोच में कि मैं कौन सा सामान लूं या कौन सा सामान छोड़ दूं, ये सोच में ही वो कुछ भी नहीं ले पाया। ये बात लेखक के दिमाग में आती है कि इसका मतलब ये पैसा ही है जो सामान को खरीदता है, जरूरत को देखकर सामान नहीं आता। ये बात लेखक इन चार पैराग्राफ में बताना चाहते हैं, दो चार नहीं बल्कि तो पूरे ही पाठ में। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ने वाले जो अभी आपने सुना। देखो, एक बार की बात कहता हूं। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या। बोले यह जो साथ थी, मतलब उनकी पत्नी उनके साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, मतलब ये उनका ही कार्य है, ये उनके ही कारनामा है। उस महिमा यानी उस महत्व का तो मैं भी कायल हूं। लेखक की बात करता है, मैं भी उस पर न्यौछावर हूं। आदिकाल से यानी बहुत पहले से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। मतलब पत्नी ही ज्यादा शॉपिंग करती है, इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है।
और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, मतलब ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये तो स्त्रीत्व का प्रश्न है, ये तो स्त्री के लिए है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? मतलब स्त्री ही तो माया जोड़ती है, वो घर का सामान ये वो पता नहीं क्या क्या करती रहती है, वो अगर नहीं जोड़ेगी तो कौन जोड़ेगा? फिर भी सच सच है कि वह यह कि इस बात में पत्नी की ही ओट ली जाती है। मतलब शॉपिंग ज्यादा करने की जो ओट है, या यूं कह लीजिए कि शॉपिंग अगर ज्यादा हुई है तो ऑब्वियस बात है कि वो पत्नी ही होगी जो इतनी शॉपिंग कर ले। आगे देखिए, मूल में एक और तत्व की महिमा स्व विशेष है। मतलब वो पत्नी तो एक कारण थी ही कि इतना सामान आ गया, एक और भी महत्व की बात है इसी चीज में। क्या? वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग कह लो या धन से भरा हुआ थैला कह लो या पर्स कह लो आसान भाषा में। तो मनी बैग इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, अर्थात पैसे की गर्मी या फिर एनर्जी, ये आप कह सकते हो। मतलब पैसे की वजह से ही ये सब काम हुए हैं। आगे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो, पैसा पावर है। पावर मतलब पैसा पावर होता है, मतलब बहुत बड़ी शक्ति होता है, लेकिन वो शक्ति दिखेगी कैसे? कैसे दिखेगी? अब आसपास बहुत सारा सामान होगा हमारे घर में, हमारे आसपास हम मतलब बहुत सारा सामान खरीद लेंगे तभी तो पता चलेगा कि पैसा पावर है। अगर वो पैसा सिर्फ एक बैंक में रखा हुआ है या कहीं लॉकर में छिपा हुआ है तो कैसे पता चले कि इस आदमी के पास बहुत सारा पावर है, या यूं कह लो कि बहुत सारा पैसा है? ये बात कैसे पता चलेगी? ऑब्वियस बात है ना कि घर में बहुत सारा सामान आएगा तभी तो पता चलेगा कि हां इनके पास पैसा है। तो ऐसा ही कुछ लिखा है देखो, पर उसके सबूत में, मतलब पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है? फिर कैसे पता चलेगा पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, मतलब अगर पैसा देखना है तो बैंक हिसाब देखना पड़ता है। लेकिन बैंक हिसाब सबको तो दिखता नहीं है, वो तो एक दो को ही दिखेगा, खुद के घर वालों को ही दिखेगा। पर माल असबाब यानी माल या सामान, मकान, कोठी, ये तो बिना देखे भी दिख जाते हैं। मतलब ये तो हर कोई देख लेता है कि इसके पास कितना पैसा है, इस चीजों से कि माल टाल कितना है उसके पास, मकान कोठी कितनी है, ये कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें उससे पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर आप समझ गए होंगे, यानी खरीदने की शक्ति का जो पावर है उसी में ही तो रस दिखता है। ये बात लेखक ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ पत्नी की ही ओट नहीं ली जाती या पत्नी की ही महिमा नहीं होती इसमें, शॉपिंग में इसमें पैसा भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अब आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं, इतना सामान नहीं लेते, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। इसका भी उदाहरण देंगे हम आगे। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक को वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। मतलब कि पैसे की पावर को वो निश्चित अपने दिमाग में बिठाए हुए, अपने मन में बिठाए हुए हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो उनके प्रयोग मतलब उस पैसे के प्रयोग की परीक्षा वो नहीं लेते कि मुझे पावर दिखानी है तो मैं उस पैसे का यूज करूं तो ही पावर दिखेगी। वो बस अपने आप में ही मस्त रहते हैं और अपने अंदर ही एक निश्चय लिए हुए हैं कि हां हमारे पास पावर है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती उनको। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, मैंने कहा, वो लेखक ने उसी मित्र से कहा क्या कि यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, यानी वो पर्स दिखा दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, मतलब किराए भाड़े के लिए भी कोई पैसा नहीं बचा था। मैंने तब तय माना, मतलब लेखक ने जब सोच लिया क्या कि और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है कि मेरे पास परचेजिंग पावर कितनी है या पैसा कितना है, ये उसी के बल पर आया है। क्योंकि और पैसा होता तो ऑब्वियस बात है और सामान आता। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। अभी तो दो चीजों के बारे में बात की कि जो शॉपिंग हुई है, एक तो वो पत्नी और दूसरा है परचेजिंग पावर, या यूं कह लो कि पैसे की गर्मी। वो पर्स में पैसा कितना है, ये दो चीजें, पत्नी और पैसे की गर्मी, अभी तक हमने पढ़ी। लेकिन इसमें तीसरी चीज भी होती है, कौन सी? वो है बाजार। बाजार एक जादू है, या यूं कहें वो आंख की राह का काम करता है। वो जादू कैसे? कि अगर हमने बाजार में आकर्षण चीजों को देख लिया ना तो वो आंख की राह एकदम से जादू करेगा। क्या?
कि वो चीज हमें अच्छी लगेगी और अगर हमारे पास पैसा है तो हम वो चीज खरीद लेंगे। मतलब बाजार इतना आकर्षित करता है, लोग उस बाजार को सजा सजा कर रखते हैं, मतलब दुकानदार सजा सजा कर रखते हैं कि कोई शायद ही कोई बेशरम हो जो उसकी तरफ खिंचा हुआ ना जाए। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हम बढ़ेंगे, देखते जाइए। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, यानी इन दो चीजों के अलावा और भी है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यानी लेखक से कहा, यह इतना कुछ नाहक ही ले आए, यानी बिना जुर्रत के ही ले आए। अब लेखक के मित्र क्या बोले, देखिए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। बेहया मतलब बेशरम। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, मतलब वो आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मुझे, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है, मतलब कुछ नहीं चाहिए तो एक बार देख तो लो, इसमें क्या हर्ज है। अजी आओ भी, मतलब बाजार लोगों को आमंत्रित करता है। दो शब्द है, एक है आमंत्रण और एक दूसरा है आग्रह करना। आमंत्रण क्या होता है आपको पता है, किसी को भी एक बार कह देना कि यहां पर एक बार आ जाइए। फॉर एग्जांपल, आप शादी विवाह के लिए, कोई पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं, या आपने कोई नई शॉप खोली है, उस शॉप के लिए आपने लोगों को या एक किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया कि एक बार जरूर हमारे दुकान पर या हमारे स्टोर पर विजिट करना। यह है आमंत्रण करना, ठीक है। अब इसका एक स्टेप और आगे ले जाए तो आग्रह बन जाता है। आग्रह यानी रिक्वेस्ट बन जाती है। किस तरह का आग्रह, कि फॉर एग्जांपल आपने एक बार आमंत्रित कर दिया, ठीक है, वो नहीं आए, अब आप दूसरी बार फिर उससे मिलते हैं। दूसरी बार मिलते हैं कि अरे आप आए नहीं, आपको हमने बुलाया था, प्लीज आइए, एक बार आइए, तो रिक्वेस्ट करी। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये है रिक्वेस्ट करना। लेकिन एक बार जब किया जाता है वो होता है आमंत्रण। तो बाजार आमंत्रित करता है, रिक्वेस्ट नहीं करता कि प्लीज आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि एक बार आ जाइए। इससे क्या होता है बच्चों, आमंत्रण तो एक हक से कहा जा सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट की मुद्रा लेना यानी रिक्वेस्ट करना, यह एक अनादर जगाता है। क्योंकि आप एक आदमी को बार 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 एक ही चीज के लिए कहते रहोगे तो ऑब्वियस बात है ना कि तुम्हारी बेइज्जती ही हो रही है। तो वो एक अनादर या एक बेइज्जती टाइप हो जाती है। क्या करना, आग्रह करना। इसी को ही कहा गया है कि बाजार आमंत्रित करता है। इसमें यही खूबी है, वो कभी रिक्वेस्ट नहीं करता और तुम बस उस आमंत्रण में ही फंस जाते हो। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, तिरस्कार यानी अनादर जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यानी वो बोलता तो नहीं है लेकिन वो मूक मतलब चुपचाप, मौन में, यानी चुपचाप वो आमंत्रित करता है और उससे चाह जगती है। चाह जग जाती है ना, मतलब कि मुझे ये चाहिए। चाह का मतलब एक तरह से अभाव जग जाता है। चाह मतलब अभाव, अभाव यानी कमी, मतलब हमारे घर में इस चीज की कमी है, ये इसी को तो चाह कहते हैं। तो वो चाह मतलब अभाव। और चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, मतलब काफी चीजें ऐसी हैं जो उनके घर में नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहां कितना परिमित है, परिमित मतलब सीमित है, लिमिटेड है, मेरे घर में कितना लिमिटेड है, और यहां पर यानी इस बाजार में कितना अतुलित है। अतुलित यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो। ओह, मतलब ये बाजार का आमंत्रण है जो खींचा चलाता है आदमी, और खींचे चले आने का मतलब एक अभाव जगता है। उसके लगता है कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। अगले पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा ही बता रखा है कि अगर आदमी को पता ना होना कि उसे क्या चाहिए बाजार से, तो फिर वो बहुत पागल हो सकता है। मतलब अगर किसी इंसान को बाजार जाना है और उसे ये बात पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, वो सिर्फ वैसे ही घूमने के लिए निकल जाए, तो ये बाजार तुम्हें पागल बना सकता है। और अगर तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज लेनी है और ये चीज लेकर मैं वापस आ जाऊंगा, तब आप बाजार को सार्थकता प्रदान करोगे, यानी उसको सफल बनाओगे। क्योंकि बाजार इसीलिए होता है। बाजार को सार्थकता या सफलता कैसे मिलती है इसके बारे में भी बात करूंगा डिटेल में। अभी सिर्फ इतना जितना समझाया वही पढ़िए। देखिए, कोई अपने को न जाने, मतलब किसी को अपने बारे में ना पता हो कि मुझे क्या चाहिए बाजार से, तो ऐसा ही कुछ लिखा है कि कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से, कामना मतलब इच्छा से, विकल बना छोड़े। विकल यानी बेचैन बना छोड़े। और विकल क्यों, पागल, पागल बना देगा। असंतोष, असंतोष होगी। तृष्णा जागेगी, तृष्णा माने इच्छा। और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कौन, ये बाजार। अब एक और मित्र की बात, जो मैंने दो मित्र की बात कही थी ना, एक और मित्र की बात अब आती है कि एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। आए तो खाली हाथ आए थे। अब खाली हाथ आए तो क्या हुआ उसके साथ, देखो ये बाजार है, एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया। तो अब ये मन कर रहा है कि ये सब कुछ मैं ले लूं इस आदमी का। ऐसा ही कुछ चित्र में दर्शाया गया। आगे देखिए,
तो मित्र से मैंने पूछा, कहां रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे, मतलब इसमें ऐसा क्या था? बोले, क्यों, बाजार देख रहे थे? तब मैंने कहा, लाए तो फिर कुछ नहीं। बोले, हां, पर यह समझ में आता था कि न लूं तो क्या, मतलब सब चीज लेने को ही तो मन कर रहा था। यही कुछ लिखा हुआ है कि सभी कुछ तो लेने को जी होता था। जी मतलब मन। कुछ लेने का मतलब था, मतलब कुछ एक चीज ले लेता तो ऐसा होता मेरे साथ कि मैं शेष सब कुछ छोड़ देता। तो उसका मन नहीं हो रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, मतलब मैं कुछ भी नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास पैसे थोड़े लिमिटेड ही थे। मैंने कहा, खूब। पर मित्र की बात बिल्कुल ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, मतलब तब तुम्हारे साथ दुख ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। मतलब अगर आप बाजार जा रहे हो कोई चीज लेने, तो उससे गति होती है, कर्म होता है, मतलब उस चीज का आप यूज भी करते हो क्योंकि आपको उस चीज की जरूरत है। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि क्या लेना है और उसको ले आते हो या नहीं लाते हो, तो उससे क्या तो गति हो रही है, ना ही कोई कर्म हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था। अब अगले पैराग्राफ में लेखक कुछ समझा रहा है कि अगर बाजार जाना है ना तो कैसे जाएं, क्या करें। देखो, एक एग्जांपल लेता है लेखक, कहता है कि अगर मन खाली है, मन खाली का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। मन खाली होने का मतलब आपके मन में ये पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, तो इसको कहते हैं मन खाली होना। तो अगर ठीक पता ना हो कि हमें क्या चाहिए तो इसको कहते हैं मन खाली होना। तो अगर मन खाली है और जेब अगर भरी है, मतलब मन खाली है कि पता नहीं है कि क्या चाहिए, और जेब जेब भरी होने का मतलब क्या है कि उसमें पैसा बहुत है जेब में। तो अगर मन खाली है और जेब भरी है तो ये जो जादू है ना, ये बहुत अच्छे से असर करेगा। कौन सा जादू? बाजार का जादू, जो आंख की राह का काम करता है। ये जादू बहुत अच्छे से असर कर जाएगा और आप कुछ ना कुछ अनावश्यक वस्तुएं ले ही आओगे। और दूसरी कंडीशन भी आती है, क्या, कि अगर मन खाली है, मन खाली और जेब भी खाली है, तो आप, अगर आपसे मैं पूछूं क्या जादू असर करेगा, तो आपके मन में आएगा तब असर नहीं करेगा क्योंकि जेब खाली है। लेकिन लेखक ये बात कहते हैं कि नहीं, तब भी वो जादू असर करेगा। कैसे? कि अगर मान लो मन खाली है और जेब भी खाली है, जैसे उस मित्र के साथ हुई, लाया तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन जादू तो असर कर ही रहा है ना। जादू असर कर रहा है तो मतलब आप कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके उसको वो चीज ले ही लोगे और वो जादू असर कर ही जाएगा। मतलब अगर वो चीज ना भी ले पाए, जादू ने तो असर कर ही दिखाया। तो ये बात होती है, दो कंडीशन ऐसी होती है जब जादू असर कर जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब जादू असर करता नहीं है। वो कौन सी? कि मन भरा हो। मन भरा हो मतलब पता है कि हमें क्या चीज लानी है या कोई भी चीज नहीं लानी। इनकेस अगर हमें यह पता है कि ये चीज चाहिए, तो हमारी जो जेब है खाली हो भरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो जादू असर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तीन कंडीशन है, दो कंडीशन में तो मन खाली है जिसमें जादू खूब अच्छे तरह से असर करता है, फिर चाहे जेब भरी हो चाहे खाली हो। लेकिन इन कंडीशन, मतलब एक कंडीशन ऐसी है कि मन अगर भरा हुआ है, जेब भरी हो खाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जादू असर करेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है बाजार से हमें क्या लाना है। यही बात अब यहां इस पैराग्राफ में लिखी थी। देखिए, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, मतलब बाजार का रूप ही हमारे ऊपर असर कर जाता है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, मतलब चुंबक लोहे पर ही तो जादू दिखा सकती है, वैसे तो दिखा नहीं सकती, प्लास्टिक में नहीं दिखा सकती। तो ऐसे ही बाजार की भी एक मर्यादा है कि वो किसी एक कंडीशन में ही वो असर करता है, बाकियों में असर नहीं करता। यही बात आगे लिखी है कि जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है, मतलब आप समझ ही गए हैं। और जेब खाली पर मन भरा न हो, कंफ्यूज मत होना, मन भरा न हो का मतलब क्या है? मन खाली होना। तो आप सिंपल भाषा में सुनिए कि जेब खाली है और मन भी खाली है, दोनों ही चीजें खाली हैं, तो भी जादू चल जाएगा। कैसे? मन खाली है मान लो, तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हुई हो, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मतलब जेब अगर भरी हुई हो, फिर तो वो मन कहां सुनेगा। मालूम होता है यह भी ले लो वह भी ले लो, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है।
मतलब ये सब जादू का असर होता है, और आप अगर सामान ले लेते हो तो वो जादू उतर जाता है ना। और जब जादू की सवारी उतर जाती है तो पता चलता है कि फैंसी चीजें जो हमने ले ली हैं इसकी बहुतायात हो गई है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हमने ले ली है, ये आराम में मदद नहीं देती, ये आराम नहीं देती, बल्कि उसमें खलल ही डालती है। मतलब बाद में दुख ही होता है कि ये चीज हम वैसे ही ले आए, खाम का पैसा बर्बाद कर दिया, अब वो बीच में ही अड़ती है, इधर उधर दिखती रहती है, तो वो चीजें हमें दुखी ही करती हैं। ये कुछ टाइम के लिए तो वो जादू असर करता है, लेकिन जैसे ही जादू उतर जाता है, जैसे ही पता चलता है कि ये चीजें हमारे काम की नहीं थी, तब पता चलता है कि ये आराम नहीं दे रही, बल्कि आराम में खलल या बाधा ही डाल रही है। थोड़ी देर के मतलब कुछ टाइम के लिए तो ऐसा होता है कि स्वाभिमान को सेक मिल जाता है, स्वाभिमान को अच्छा लगता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है, इससे अभिमान और ज्यादा ही बढ़ जाता है। इसकी जो अभिमान की गांठ होती है वो और भी फलती फूलती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जब मैंने इतना सामान ले लिया तो और भी सामान ले सकते हो। और होता भी यही है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बस इतना सामान ले लिया अब हमारा मन नहीं करेगा, अभी कुछ टाइम के लिए मन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम फिर से बाजार जाएंगे और फिर अनावश्यक वस्तुओं को ले आएंगे। मान लो अगर आपके हाथ में रस्सी बांधी जाए और उस रस्सी की जो गांठ है या उसकी जो जकड़ है उसको मान लेते हैं, एक नंबर दे देते हैं 10 नंबर तक, 10 नंबर तक गांठ लगा दिया, इतनी इतनी जकड़ कर दी कि वो 10 नंबर तक टाइट हो गई है। अब एक रस्सी तो वो हुई, अब दूसरी रस्सी की बात करते हैं, यानी एक रेशम की, यानी जो कोमल मुलायम रस्सी होती है उसकी गांठ बांध दी जाए, उसकी गांठ बांध दी जाए और उसको भी 10 नंबर तक जकड़ या टाइट कर दिया जाए। तो अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी ज्यादा टाइट है, तो एक्चुअल में वो दोनों बराबर टाइट है, यानी वो भी 10 नंबर टाइट है, वो भी 10 नंबर तक टाइट है, इतनी जकड़ तो है दोनों में बराबर बराबर। बस इतना फर्क है कि एक रेशम की है यानी थोड़ी मुलायम है तो वो थोड़ा कम महसूस दे रही होगी, और जो दूसरी है वो जकड़ तो उतनी उसमें भी है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा असर दे रही होगी या चुभ रही होगी, यूं कह सकते हो। तो ऐसा ही कुछ है जादू में, मतलब बाजार का जादू उस टाइम तो वो रेशम की जकड़ लगती है, लेकिन जकड़ तो है ना, मतलब वो उस टाइम तो सेक मिल जाता है, उस टाइम तो आराम लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जकड़ तो उतनी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है यहां पर कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? कम नहीं होगी ना, होगी तो उतनी ही। अब लेखक अगले पैराग्राफ में उस जादू से बचने का एक उपाय बताता है, वही मन खाली भरा, ये जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं वही बात यहां पर पढ़ेंगे हम। लेकिन बच्चों उससे पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि शॉपिंग में किसकी ओट ली जाती है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर आप सुन पाए या समझ पाए तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखो आगे, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली मन ना हो, खाली मन मतलब मन भरा हुआ होना चाहिए, मन खाली हो तब बाजार न जाओ, अगर मन खाली है तो बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं मतलब जैसे लू चल रही हो तो ऐसा कहते हैं ना माता पिता कि पानी पीकर ही बाहर निकलना चाहिए, उससे क्या होगा, उसमें लू तो तब भी चल रही होगी लेकिन जो लूपन होगा उसका यानी बाहर में जो गर्मी होगी वो आपके शरीर तक इतने आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगी या इतने आसानी से पहुंच नहीं पाएगी, इसीलिए कहते हैं पानी पीकर जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही बाजार जब जाओ तो मन भरा हुआ हो, मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, मन भरा हो तो ये जो बाजार का जादू है ना वो बाहर के बाहर ही रह जाएगा, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ यहां उदाहरण लेते हुए समझाया है। क्या कहा है कि कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है यानी बेकार हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, घाव यानी वो चोट नहीं देगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा, बल्कि आप खुश ही रहोगे, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा मतलब सफल होगा। ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था सफल असफल, बाजार कैसे सफल होता है इसको भी ध्यान से सुनो कि ये जो बाजार होता है ना ये हमारे लिए होता है, हमारे लिए का मतलब हमारी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिना वजह की वस्तुएं भी ले आते हैं यानी अनावश्यक वस्तुएं भी बाजार से खरीद लाते हैं। अब उससे क्या होता है, कुछ चीजें मान लो फॉर एग्जांपल आप बाजार से एक चीज लेने गए लेकिन आप 6 चीजें और ले आए, मतलब टोटल 7 चीजें ले आए, उन 6 चीजों की जरूरत नहीं थी आपके जीवन में लेकिन आप फिर भी ले आए, क्यों, क्योंकि वो आपको अच्छी लगी। अब वो जो 6 चीजें हैं ना उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि वो आप ले गए, अब वहां पर ऐसे ऐसे बहुत से लोग पहुंच गए जो वो भी ले गए, धीरे धीरे उस चीज की डिमांड बढ़ी, जब डिमांड बढ़ती है ना तो महंगाई भी बढ़ती है, वो चीज और ज्यादा महंगी हो गई। अब जिसको जरूरत थी या कोई आम इंसान भी अब वो लेने जा रहा है तो उसको वो महंगी पड़ रही है।
अब इससे हो क्या रहा है, इससे बिना वजह अनावश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो रही है। बाजार था तो इसलिए कि वो आपकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करे, लेकिन आप उसको उसका नुकसान करके आ गए। क्यों? क्योंकि आप उसकी महंगाई बढ़ाकर चले आए। तो इससे क्या हुआ, बाजार सफल नहीं हुआ। बाजार जिसके लिए था उसके लिए तो वो बेकार हो गया, बल्कि वो असफल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं वो लोग जो जिनको पता है कि वो क्या चाहते हैं बाजार से, बस वही लोग ही सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। मतलब अब मैं एक लाइन पहले से पढ़ता हूं, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। कब? जब मन लक्ष्य से भरा हो, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, यानी सफल होगा। क्यों? क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता मतलब असली सफलता है आवश्यकता के समय काम आना। बच्चों, इस पूरे पाठ में 3 पैराग्राफ ऐसे हैं जो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, मतलब थोड़े आपको मुश्किल लग सकते हैं। एक पैराग्राफ तो ऑलरेडी मैं यहां पर पढ़ चुका हूं, एक पैराग्राफ और आया हुआ है, और एक पैराग्राफ जो छोटा सा ही है वो भी आपको और समझना है। बस बाकी का जो इतने सारा जो चैप्टर है, या यूं कह लो बाकी के जो बचे हुए पैराग्राफ्स हैं, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस पैराग्राफ को भी थोड़ा ध्यान से सुनना। अब यहां पर ये क्या बता रखा है, ये एक लेखक यहां पर अंतर बताता है कि मन भरा हुआ होना चाहिए। अभी लेखक ने कहा ना, लेकिन मन भरा होने का मतलब क्या है आप तो खैर समझ गए, लेकिन लेखक इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता है। मन भरे होने का मतलब कि हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए, यह है मन भरा हुआ होना चाहिए। अब मन खाली होने का मतलब भी बताता है कि मन खाली हो जाए का मतलब ऐसा नहीं है कि मन शून्य हो जाएगा। मन कभी शून्य नहीं होता, मन में कोई ना कोई विचार तो चलते ही रहते हैं, तो वो तो चलेंगे ही, उसमें आप रोक टोक नहीं कर सकते। वो अब आप कभी भी खाली बैठकर सोचना, देखना और मन में ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मन कभी भी खाली नहीं हो सकता, मन कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मन भरा हुआ होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, या मन में कोई इच्छा ही नहीं आ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी ना कभी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई मन में विचार चलता ही रहता है। ये बात लेखक समझा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं था। यहां एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। अंतर चिन्ह मतलब अंतर बताना भी बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। मन बंद कभी नहीं होगा, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। मतलब जो बंद ही हो गया तो वो शून्य हो गया, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। मतलब परमात्मा का मन ही शून्य है, उनके मन में ही ऐसा, मतलब उनका ही मन ऐसा है जिनमें कोई इच्छा, कोई ऐसी चीज नहीं जागती। इंसान के, अगर आप इंसान हैं तो आपका मन भी है, वो मन शून्य कभी नहीं हो सकता, उसमें कोई विचार भी आएंगे, उनमें इच्छाएं भी आएंगी, सब कुछ होगा। तो वो परमात्मा के पास ही हक है, अगर मन को शून्य करना है तो। मन शून्य नहीं हो सकता। जो सनातन भाव से संपूर्ण है, सनातन यानी जो लंबे समय से, बहुत पहले से संपूर्ण है। संपूर्ण कौन है? परमात्मा। परमात्मा संपूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। हम मतलब मनुष्य है। तो यही लिखा है कि शेष सब अपूर्ण है, परमात्मा ही एक ऐसा है जो पूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, कभी बंद नहीं होगा। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ऐसा अब तुम्हें लग रहा है कि सब इच्छाएं मर जाएंगी, उसको रोक लोगे, तो यह झूठ है, ये कभी सच हो ही नहीं सकता। और अगर एक उदाहरण है, एक कहावत है, इच्छा निरोधस तप है। इसका क्या मतलब है कि इच्छा को रोकने का तप, या इच्छा को रोकने की तपस्या, अगर इसका मतलब यह है कि मन शून्य हो जाएगा, तो इसका ये नकारात्मक अर्थ है, ये तप झूठ है, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, पर मोक्ष वहां से नहीं मिलता, मोक्ष की राह वह नहीं है। मान लो आपने बहुत सुख सुविधाएं अपने मन को दे दी, कि मन ने चाहा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए तो आपने गाड़ी लाकर दे दी। मन ने कहा एक बंगला भी चाहिए, आपने बंगला खरीद लिया। आप मन ने कहा मुझे ये चाहिए, वो भी ले लिया। इस तरह से अपने मन को सामान देते रहे, ठाट देते रहे, तो क्या वो मन बंद हो जाएगा? इससे मन बंद नहीं होता, बल्कि और ज्यादा इच्छाएं जागृत होती रहती हैं, और ज्यादा कमजोर हो जाता है मन। यही बात यहां पर लिखी है, देखिए कि ठाट देकर मन को बंद रख, ठाट मतलब सुख सुविधाएं देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। जड़ता माने स्थिरता या मूर्खता है। मान लो आपके मन में एक लोभ आया कि मुझे ये चीज चाहिए, या एक इच्छा आई, और आपने ये सोचकर कि नहीं मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे मन को रोकना है, किसी भी सूरत में रोकना है, और उसको मारना शुरू कर दिया, कि डांटना शुरू कर दिया कि नहीं, इस चीज को हमें नहीं चाहिए, नहीं लेना। इस तरह से तो आपका ही नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी को डांट रहे हो, किसी को मना कर रहे हो। इससे खून किसका जल रहा है? इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्रोध में हो कौन रहा है? आप ही तो हो रहे हो। इसमें नुकसान तो आपका ही हो रहा है। ये तो वो सामने वाला ही जीत गया। इससे क्या ऐसा क्या जीतना हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चा है, बच्चे को चीज चाहिए, उस बच्चे को एक तरीका तो ये है कि उसको डांट दिया जाए कि नहीं इसको नहीं लेना, समझ में नहीं आती। अब वो बच्चा क्या करेगा? उस टाइम तो चुप हो जाएगा, क्योंकि आपने डांट दिया है।
और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आपका मूड अच्छा हुआ, बच्चे ने फिर टोक दिया कि पापा मुझे ये चीज चाहिए या मम्मी मुझे ये चीज चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप फिर से उसको डांट रहे हो। इससे क्या हो रहा है, वो उसका जो मन है ना वो रुक नहीं रहा, वो बस उस कुछ टाइम के लिए आपने उसकी इच्छा को रोक दिया है, लेकिन वो इच्छाएं मरी थोड़ी हैं, उसकी इच्छा तब मर जाएगी। एक एग्जांपल और लेता हूं, उसी बच्चे को समझा दिया कि बच्चे ऐसा है, देख इसकी जरूरत नहीं है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम गरीब हैं, या कुछ भी कहकर, मतलब जरूरी नहीं हम गरीब हैं यही बताकर, कुछ भी किसी भी तरह से उसको समझा दिया कि देख इसकी चीज की जरूरत नहीं है, और उस बात को उसको समझ लिया, उसने उसको समझ में आ गई कि हाँ ये चीज मुझे नहीं चाहिए। तो क्या वो 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या वो फिर से टोकेगा? नहीं, अब की बार वो टोकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो समझ चुका है। ठीक ऐसे ही मन को समझाना है, उसको रोकना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसको समझाना है। यही बात लेखक कह रहा है। लेखक ये नहीं कह रहा कि इच्छा को मार दो, लेखक कह रहा है कि अपनी इच्छाओं को समझो। अगर आपको जरूरत है तो आप वो सामान लो, नहीं इच्छा, नहीं है जरूरत, तो उस इच्छा को समझाओ। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था। ये थोड़ा मुश्किल पैराग्राफ है, थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, अब आपको आसानी होगी, खैर अब दिक्कत नहीं आएगी, देखते जाइए। यहां से हम पढ़ते हैं, ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है, यानी ये मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं है, मतलब लोभ को अगर आप जीतना चाहते हो तो ये जीतना नहीं है। जहां मतलब एक एग्जांपल दिया है कि जैसे जहां लोभ है, यानी मन में लोभ होता है, वहां नकार हो, नकार यानी मना कर दिया कि नहीं चाहिए, ये तो लोभ की ही जीत हुई, इसमें आपका ही नुकसान हुआ। लोभ तो जीत गया क्योंकि उसने अपने आपकी बात को मनवाना ही चाहता और आप उसको गुस्से, उस बात को गुस्सा हो गए, तो ये तो आदमी की हार हुई। आंख अपनी फोड़ डाली, फॉर एग्जांपल आंख अपनी बंद कर दी या फोड़ दी, तो क्या लोभनीय दर्शन से बच भी गए? तो क्या दर्शन से बचे, मतलब आपको अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं बाहर, अब आपने क्या किया, इन अच्छी अच्छी चीजें ना दिखे इसके लिए आपने क्या किया, आंख को फोड़ दिया, बंद कर दिया। तो क्या इससे आपका ही नुकसान हुआ या उस बाजार का नुकसान हुआ? इससे आपका नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंख का नुकसान कर दिया। तो ऐसे अपनी इच्छाओं से बचे तो क्या बचे, ऐसे नहीं बचना, उसको समझाना है। यही बात लिखी हुई है, देखो कि आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या फिर लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? मतलब क्या हम आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? सपने तो तब भी आते हैं। अरे तो आंख बंद करना या फोड़ना ही इलाज थोड़ी है। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं कर देते हैं ना? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, ऐसे मन को बंद करना नहीं है। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है, मतलब ये तो उपयोगहीन है, ऐसे नहीं करना तुम्हें, ये तो हट वाला योग है, हो गया। हट मतलब जिद कर ली कि एक हमें ये चीज नहीं चाहिए, और शायद हट ही हट है, योग तो है ही नहीं इसमें। इससे क्या होता है, इससे मन कृश हो जाता है, कृश माने कमजोर, कमजोर हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो मन पीला भी हो जाता है और अशक्त भी हो जाता है। अशक्त माने शक्तिहीन हो जाता है, जैसे विद्वान का ज्ञान हो जाता है। जैसे विद्वान के पास से अगर उसका ज्ञान हटा दिया जाए या उसका ज्ञान कमजोर हो जाए तो विद्वान कहां हुआ वो? तो ऐसा ही हमारा मन हो जाता है। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, मतलब लेखक कहता है उसकी सुनो, वो बिना वजह हमें नहीं मिला, वो कोई ना कोई प्रयोजन से ही तो हमें मिला है, तो उसकी सुननी चाहिए, उसकी भी माननी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि मन मानेपन की छूट हो जाए उसे, इतना नहीं, उसकी भी सुनो। अगर वो ठीक कह रहा है, अगर वो इच्छा आपको जागृत कर रहा है, तो हो सकता है आपको जरूरत हो, जरूरत नहीं है तो उसकी मत सुनो, और जरूरत है तो कोई बात नहीं। देखो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि इससे मन बहुत कमजोर हो जाता है। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, मुक्त मतलब वो आजाद नहीं हो पाएगा ऐसे, इससे तो वह व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाता है। और हमें मन को व्यापक बनाना है, अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है, लेकिन उससे हो क्या रहा है, संकीर्ण हो रहा है, छोटा हो रहा है। विराट यानी बहुत बड़े होने की जगह वो क्षुद्र यानी बहुत छोटा होता जा रहा है, सिकुड़ रहा है। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को नहीं करना चाहिए, ऐसे बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? मन कभी पूर्ण नहीं होता, वो तो परमात्मा का ही है, भगवान का है, हम तो इंसान हैं, वो पूर्ण कभी नहीं होगा। हम में अगर पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न, मतलब परमात्मा से अलग होकर हम महाशून्य ही ना हो जाते, फिर हम ही भगवान हो जाते एक तरह से। तो हम अपूर्ण है, इसी से हम हैं। अगर मतलब हम अपूर्ण हैं यानी पूरे नहीं हैं, या हमारा मन पूरा नहीं है, इसी से तो हम इंसान हैं, हम तो भगवान हो जाते अगर हमारा मन पूर्ण हो जाता। और सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। मतलब सच्चा ज्ञान हमें तभी मिल पाता है जब हम मान लेते हैं कि हम अपूर्ण हैं। अगर हम मान लें कि हमें तो सब कुछ आता है, कई लोग होते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें किसी की चीज की जरूरत नहीं है, इंकार हो जाता है, तो वो कभी सच्चा ज्ञान ले ही नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ इंसान को लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें कोई सिखा दे प्लीज, तो वो बहुत सी चीजें सीख जाता है।
ये होता है। तो सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। मतलब सच्चा ज्ञान हमें तभी मिलता है जब हम मान लेते हैं कि हम अपूर्ण हैं। सदा सॉरी सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता, सच्चा कर्म भी हम तभी कर पाते हैं, यानी सच्चा कर्म माने अच्छा कर्म, हम इसी अपूर्णता की स्वीकृत कर लेते हैं ना, हम अपूर्ण हैं, इस स्वीकृति के साथ ही होता है हमारा सच्चा कर्म। अतः उपाय वही हो सकता है जो, उपाय क्या है, जो इस जबरदस्ती मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से यानी बिना कारण रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो उसका कोई कारण है हमें मिला है। तो हां, मनमानेपन की छूट ना हो, इतना भी ना हो कि वो मनमानेपन करने लग जाए, हर चीज चाहिए उसको, क्योंकि वह अखिल का अंग है। अखिल माने वो इस संपूर्णता का एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब इस पूरे संसार का या इस पूरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है वो भी, तो उसकी भी सुननी चाहिए क्योंकि वो भी हमारे शरीर का अंग है, वो भी संसार का एक हिस्सा है, तो उसको भी हमें सुनना चाहिए। पर इतना नहीं कि हम इतनी उसकी सुनने लग जाएं कि जैसे वो खुद ही इतना बड़ा शरीर हो। वो इतना बड़ा शरीर नहीं है, वो उस शरीर का एक छोटा सा अंग है, बस इतना, इस हिस्से से, इस हैसियत से उसकी सुननी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ लिखा है कि क्योंकि वह अखिल का अंग है, अखिल यानी इस संपूर्णता का अंग है, इसीलिए उसकी सुननी चाहिए। इसीलिए नहीं कि खुद कुल उसको मान लिया जाए, वो खुद कुल नहीं है। कुल माने वो पूरा संपूर्ण, वो खुद ही नहीं है, उसके बाद और भी बहुत सी चीजें हैं, हमें उसकी भी ध्यान रखना है। बस अब जो आने वाले पैराग्राफ है उसको आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो, एक कहानी से शुरू होती है। अब दो मित्र के बारे में लेखक ने बात की थी पहले शुरू में, अब तीसरे मित्र के बारे में बात करता है लेखक का। एक और मित्र कह लो या जानकार कह लो, एक जानकार है जिसका नाम है भगत जी। भगत जी चूर्ण बेचते हैं और बहुत अजीब आदमी है, मतलब अच्छे लगेंगे आपको उनकी कहानी सुनकर। भगत जी चूर्ण बेचते हैं और हमेशा वो जब भी निकलते हैं चूर्ण बेचने तो वो एक लिमिट तक ही वो चूर्ण बेचते हैं, मतलब 6 आने तक की कमाई करना चाहते हैं। बस वो 6 आने की कमाई हुई और उसके बाद वो मुफ्त में ही बाकी का चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। ये उनका रोज का काम है। 6 आने की कमाई क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जैसे खाना पीना, ओढ़ना पहनना और भी चीजें, वो उनकी डेली रूटीन की चलती रहे, बस इतनी वो कमाई करते हैं, बाकी वो मुफ्त में ही चूर्ण बांट देते हैं। और जब वो बाजार जाते हैं तो उनको लिमिटेड ही चीज चाहिए होती है, 2 चीजें, जीरा और नमक, ये 2 चीजें लेते हैं वो, और वो लेकर वो वापस अपने घर में आ जाते हैं। बाजार फैला का फैला रह जाता है, उनके ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं करता। अगर वो चाहते तो अपने चूर्ण, क्योंकि वो चूर्ण इतना अच्छा बनाते हैं, इतना प्रसिद्ध है उनका चूर्ण, अगर वो चाहते तो उसका कारोबार कर सकते थे, बहुत प्रसिद्ध है उनका, लेकिन वो कारोबार करते ही नहीं है। बस थोड़े पैसों के लिए वो चूर्ण बेचते हैं, उनकी कमाई हो जाती है, रोजी रोटी उनकी निकल जाती है, उसके बाद वो मुफ्त में बांट देते हैं। बाजार जाते हैं, 2 चीजें ले आते हैं पंसारी की दुकान से और वो घर आकर लौट आते हैं। अब बाजार फैला का फैला रह जाता है, उनके ऊपर थोड़ा भी असर नहीं करता, पैसे की शक्ति बिल्कुल खत्म, यानी उनके आगे भीख तक मांगती है कि मुझे ले लो, लेकिन वो पैसा लेते ही नहीं है। देख लो, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। वी लेखक उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूर्ण बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है, मतलब प्रसिद्ध है, और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, यानी अगर व्यवसाय करने लग जाते, कारोबार करने लग जाते और उस पर चलते, तो आज खुशहाल तो क्या, माला माल होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर तो कोई लेते भी नहीं है, मतलब एडवांस भी कुछ ऐसा नहीं लेते कि हां आपके लिए चूर्ण बना दिया जाएगा। बंधे वक्त पर अपने, मतलब एक निश्चित टाइम पर अपने चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूर्ण से भी अधिक शायद भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना का दे देने में उत्सुक रहते हैं। मतलब चूर्ण तो खरीदते ही है, बल्कि उनकी सद्भावना, उनका जो अच्छा नेचर है वो उनके प्रति भी समर्पित है। कौन? लोग। किसके प्रति? उस भगत जी के प्रति। उनकी सद्भावना यानी उनका अच्छा व्यवहार ही उनकी ओर आकर्षित कर लेता है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी 25वां पैसा, 1 पैसा भी ज्यादा लिया हो। कभी चूर्ण में लापरवाही भी नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, मतलब ऐसा भी नहीं कभी बीमार पड़े हो, और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित मालूम होता है क्या, कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू चल नहीं सकता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उनको एक लिमिटेड चीज चाहिए होती है, उनका जो मन है वो भरा हुआ है, इसीलिए वो जादू असर ही नहीं करता। अब लेखक आगे के पैराग्राफ में बताता है कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा, मैं भगत जी का उदाहरण दे रहा हूं, और भगत जी मैं नहीं हूं। कहीं आप ये मत सोच लेना कि मैं अपना एग्जांपल देते हुए अपनी ही बढ़ाई कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूं। ऐसा ही कुछ यहां पर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, कितने मित्र
के बारे में लेखक ने बात की थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता, मतलब मैं नहीं हूं वो। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी एक मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत मैं कर सकता हूं। मतलब जितने भी लेख मेरा ये पढ़ रहे हैं, उनमें वो श्रेष्ठ आदमी है। मतलब हो सकता है वो अनपढ़ हो, कौन? वो भगत जी, और आप पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आप और हम जैसों में से भी वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब बेशक अनपढ़ है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसको वो चीज प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को प्राप्त होगी। कौन सी शक्ति, कौन सी पावर? वो पावर कि उनका मन भरा हुआ है, ये वाली शक्ति। तो ऐसा ही कुछ लिखा है कि क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो क्या मालूम होंगी, और हम और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में वो भगत जी हमारे सामने नाचीज हो, यानी बहुत तुच्छ आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी ना हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी, आप पाठक हैं और आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को, यानी उस तुच्छ मानव को, यानी भगत जी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल पीछा रहता है और उसका मन अड़ीग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन वो लेते ही नहीं है पैसे। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम यानी जिसमें दया ना हो, वो पैसे पर दया नहीं करता कि मुझे पैसा चाहिए, वो भीख नहीं मांगता। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में, यानी वो पैसे को बिलखता हुआ ही छोड़ देता है, यानी रोता हुआ ही छोड़ देता है। वो पैसा लेता ही नहीं, बस 6 आने तक की कमाई ली, उसके बाद पैसा आता है तो आता रहे, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा ही भगत जी करते हैं, ऐसा ही भगत जी का व्यवहार है। ऐसे आदमी के आगे क्या तो पैसे की व्यंग्य शक्ति चलती होगी, मतलब हम और आप या उस मित्रों की बात करें तो उनके आगे तो पैसे की व्यंग्य शक्ति खूब चलती है, लेकिन ऐसे आदमी के सामने तो चलती नहीं है। क्या वह शक्ति कुंठित होकर, यानी वो पैसे की शक्ति कुंठित होकर, यानी सिकुड़ कर सलज ही रहने जाती होगी? सलज मतलब लज्जा से युक्त, शर्म से भरी हुई, वो नहीं रह जाती होगी। और पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? पैसे की व्यंग्य शक्ति बहुत दारुण है, यानी भयंकर है। एक एग्जांपल लेता है लेखक कि मेरे सामने से ही एक मोटर गाड़ी निकल गई, हॉर्न बजाती हुई, धूल उड़ाती हुई। अब मेरी आंख उसके ऊपर टिक गई और मुझे लगा कि हाय, काश मैं भी ऐसे मां बाप के यहां पैदा हुआ होता जहां पर गाड़ियां होती है ना। तो अब लेखक कहते हैं कि यही तो पैसे की व्यंग्य शक्ति है जो मेरे अपनों के प्रति भी मुझे कृतघ्न साबित कर देती है। मतलब मैं अपने माता पिता के ही खिलाफ हो गया और उनके यहां पैदा होने के लिए इच्छा जागृत कर रहा हूं। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कोंदती वह कठिन व्यंग्य की लीक से आर पार हो गई। लीक माने, लीक का मतलब होता है परंपरा, और कोंदती का मतलब चमकती हुई या चमचमाती हुई। जैसे किसी ने आंख में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, यानी तुम्हें तो वो मिली नहीं। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना, मतलब यहां पर मुझे ऐसी विडंबना मालूम हो रही है, विडंबना यानी मुश्किल मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूं कि हाय, यही मां बाप रह गए थे जिनके यहां मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहां हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में भी मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर देती है। मतलब वो उसने, कृतघ्न का मतलब उपकार को न मानना। मेरे अपनों ने, मेरे मां बाप ने मुझे इतना बड़ा किया है और मुझे उपकार मानना चाहिए, लेकिन मैं उपकार को मान ही नहीं रहा, बल्कि वहां पर पैदा होने की सोच रहा हूं जहां पर मोटर हो, यानी जहां पर गाड़ियां हो। लेकिन क्या लोक वैभव, यानी ये जो संसार की संपत्ति है, लोक वैभव का मतलब संसारिक संपत्ति, कि यह सांसारिक संपत्ति की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरण वाले अकिंचित कर, यानी जो छोटा सा ही मनुष्य है, उसको उसकी पढ़ाई भी नहीं हुई होगी शायद, तो अकिंचित कर यानी छोटा ही तुच्छ मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती होगी। क्या? ये पैसे की व्यंग्य शक्ति, पैसे की व्यंग्य शक्ति उसके आगे चूर चूर होकर रह जाती होगी। और चूर चूर क्यों कहूं, पानी पानी होकर रह जाती होगी, वो उसके आगे चलती ही नहीं। तो वह क्या बल है, मतलब ऐसा कौन सा बल है उसके पास जो उसी के पास है, ऐसे कुछ लोगों के ही पास है, जो इस तीखे व्यंग्य के आगे अजय ही रहता है। मतलब वो कभी हारता ही नहीं है, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है, मतलब उसकी शक्ति को खत्म ही कर देता है, पानी पानी कर देता है, पिघला देता है। अब उस बल का जो नाम दो, मतलब उसके पास जो बल है, उसके पास जो शक्ति है, उसका चाहे आप कोई भी नाम दे दो, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारिक वैभव फलता फूलता है। संसारिक वैभव क्या होता है? जो संसार में पैसा जोड़ने के ऊपर जो लगे हुए हैं, वहां पर वो शक्ति कभी नहीं आ सकती।
आ ही नहीं सकती क्योंकि दोनों अपोजिट चीज है। पर वह कुछ अपर जाति का तत्व है, अपर जाति यानी दूसरी जाति का ही तत्व है जो उसके पास ही है, यानी भगत जी के पास। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, लोग आध्यात्मिक कहते हैं, इसे आत्मिक कहते हैं, कई लोग इस शक्ति को धार्मिक कहते हैं, तो कई लोग नैतिक कह देते हैं। मुझे योग्यता नहीं है, मतलब मैं इतनी योग्यता नहीं रखता कि इन शब्दों के अंतर देखूं कि इनमें से कौन सा सही है उस शक्ति के लिए, उस पावर के लिए, और प्रतिपादन करूं, मैं उसका विश्लेषण करूं। ऐसा मेरे अंदर सरोकार नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं, मुझे शब्दों से सरोकार नहीं है, मैं शब्दों में इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं कि इनमें से कौन से नाम देना चाहिए उसे। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, मतलब जहां इच्छाएं हैं और बटोर रखने का स्प्रिया है, यानी लक्ष्य है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्या वहां पर वो शक्ति आ सकती है? नहीं। यही बात देखिए कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने का लक्ष्य है, वहां उस बल का बीज ही नहीं हो सकता कभी भी। बल्कि यदि उसी बल को ही सच्चा बल मान लिया जाए, किस बल को? जो भगत जी के पास है, अगर उसी बल को सच्चा बल मान लिया जाए और उसी सच्चा बल को मानकर बात की जाए, तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा यानी इकट्ठा करने की जो इच्छाएं हैं और वैभव की चाह यानी संपत्ति को इकट्ठा करने की जो चाह है, वो उससे व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बलता यानी कमजोरी ही लगती है। निर्बल ही तो धन की ओर झुकता है, मतलब अगर वो निर्बल होगा, जिसमें शक्ति नहीं होगी, वही तो धन की ओर झुकेगा, और वह अबलता है, यानी ये कमजोरी ही होती है। अबलता माने कमजोरी। वह मनुष्य पर धन की, मतलब इससे क्या होता है, मनुष्य हार जाता है और धन जीत जाता है। अगर तुम्हारे अंदर बटोर रखने की इच्छाएं हैं, स्प्रिया है, ऐसा मतलब ऐसा लक्ष्य है जो जिसमें आप बटोरना चाहते हैं, इससे क्या होगा, मनुष्य हार जाता है और जो चीज स्थिर है, मतलब हिलती डुलती भी नहीं है, वो जीत जाती है, यानी धन जीत जाता है और मनुष्य हार जाता है। चेतन पर जड़ की विजय हो जाती है। चेतन यानी चलता फिरता शरीर, और जड़ माने जो स्थिर है। मतलब ऐसा कभी होता है कि कोई चलता फिरता मनुष्य है वो हार जाए और जो स्थिर है वो जीत जाए? ऐसा हो जाता है जब हम कमजोर हो जाते हैं, यानी पैसे की शक्ति हमें घेर लेती है। अब लेखक अगले पैराग्राफ में बता रहा है कि भगत जी जब बाजार जाते हैं तब उनके साथ कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि बाजार जाते हैं तो वो थोड़े दुखी रहते हैं। किस बात को लेकर? कि मेरे पास सिर्फ जीरा और नमक खरीदने के पैसे हैं, मैंने तो बस 6 आने तक की कमाई की है, तो मैं तो बस अब ये 2 चीजें ही लूंगा, बाकी बाजार मुझे अच्छा तो लग रहा है लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा। ऐसा सोचते भी नहीं है, वो कभी दुखी नहीं होते। बाजार फैला है तो फैला रहे, उसके प्रति भी आशीर्वाद ही होता है उनके लिए। उनके मन में उनके प्रति भी आशीर्वाद है कि अच्छा है, फले फूले, लेकिन मुझे तो चीज चाहिए नहीं, मैं तो जीरा नमक लेने आया हूं, वही लेकर चला जाऊंगा। ऐसा ही भगत जी करते हैं जब बाजार जाते हैं। और भगत जी बाजार जाते हैं, क्या उनके साथ प्रतिक्रिया होती है वो देखो। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए, लेखक से मिले, लेखक को दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया, मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, कम खोल रखी हैं, ऐसा नहीं है। बाजार की सारी चीजें उनको भी दिख रही हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा है कि उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। ऐसा भी नहीं कि निंदा कर रहे हैं उस बाजार की। राह में बहुत से लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, ऐसा भी नहीं था, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भौचक्के हो रहे होने की लाचारी उनमें थी, कि भौचक्के हो रहे कि इतनी हैरान हो रहे हो कि इतनी सारी चीजें, अरे ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ऐसे भी नहीं लग रहा था। व्यवहार में पसोपेश भी नहीं था, मतलब कंफ्यूजन भी नहीं थी कि क्या लूं क्या ना लूं, ऐसा भी नहीं था। खोए खोए से भी खड़े नहीं रह जाते थे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से खड़े थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। उस सब के प्रति अप्रतीति उस भगत के मन में नहीं थी। अप्रतीति का मतलब, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, अप्रति मतलब प्रेम का उल्टा, यानी ऐसा भी नहीं था कि उनसे वो घृणा कर रहे हो। उन सब के प्रति घृणा उस भगत के मन में नहीं थी। किसके प्रति? उस बाजार में फैले हुए सामान के प्रति। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद ही हो सकता है। विद्रोह नहीं है, विद्रोह भी नहीं कर रहे थे, प्रसन्नता ही अंदर है बस, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि उनके मन में रिक्त माने खालीपन, खालीपन उनके अंदर नहीं है, वो मन भरा हुआ है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े से बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, बस पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहां 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक, यानी एक जबरदस्ती विमुखता उनमें नहीं है कि मैंने उनकी तरफ देखना ही नहीं है, ऐसा वो जबरदस्ती कुछ नहीं कर रही। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है बस, मतलब वो बाजार तब तक है जब तक
उनके लिए जीरा और नमक उनको जब तक चाहिए बस। उसके बाद बाजार की सत्ता बिखरी है तो बिखरी पड़ी रहे, तभी तक उपयोगी था बस, जब तक काला नमक और जीरा चाहिए था। जब तक वहां जीरा मिलता है, जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति यानी इस ज्ञान के अनुभव पर बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रह जाता है। फिर वो बाजार काम का नहीं है उनके। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, मतलब वो चाहे वो उनको पुकार रही हो लेकिन वो जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले भी लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। मतलब बाजार की वस्तुओं के प्रति उनके मन में कल्याण की भावना ही है, वो कभी उससे नफरत नहीं करते कि मैं तो ये चीजें ले नहीं सकता इसलिए वो अंदर ही अंदर जल रहे हो, घृणा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले भगत जी कितने आने तक कमाते हैं ये मैंने अभी बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में ये बताया कि बाजार सार्थक कब होता है, सफल कब होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यही बात आगे भी लिखी हुई है कि ऐसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। कैसे लोग? भगत जी जैसे, जिनको पता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर सारे ही लोग ऐसे हो जाए ना तो हमारे देश की महंगाई, भुखमरी, गरीबी ये सब बहुत कम हो जाए, न के बराबर हो जाए। लेकिन होता नहीं है ऐसा, यही बात आगे लिखी हुई है। देखो यहां मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। मतलब वो कभी सफल नहीं करते बाजार को। न तो वे बाजार से सच्चा लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। अब ये बाजारूपन क्या है? बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को लेना बाजारूपन है। तो वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। और कपट मतलब छल, धोखा। अब धोखा भी तो इसी से होता है ना, जब लोग अनावश्यक वस्तु ले रहे हैं तो एक ग्राहक और दुकानदार के मन में क्या होता है कि मैं इसको ठग लूं, है ना, यही तो मन में आएगा। तो यही मन में आता है। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर सद्भाव की घटी, आपस में सद्भाव घट जाता है, अच्छी फीलिंग घट जाती है, लोग एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। इस सद्भाव के ह्रास यानी नष्ट होने पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। फिर वो भाई भाई नहीं होते, सुहृद नहीं होते, भाई भाई नहीं होते, और आपस में कोरे क्या रह जाते हैं? ग्राहक और बेचक, मतलब ग्राहक और बेचने वाले का व्यवहार करते हैं। बस मतलब सबको पैसा चाहिए, बस पैसा आ जाए कहीं ना कहीं से, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। बस एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, ये होता है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर, मतलब ऐसे अगर बाजार को बीच में लोगे ना, मतलब अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करोगे, बेचोगे, इससे क्या होगा? बाजार का शोषण होने लगेगा, बल्कि असफल होगा वो बाजार। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो कि बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को, यानी ये जो अनावश्यक वस्तु लेना, तो ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान कभी नहीं हो सकता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल हो जाता है, यानी धोखा सफल हो जाता है। निष्कपट शिकार होता है। निष्कपट यानी जो धोखा न हो, ऐसा निष्कपट शिकार होना यानी हार जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, यानी इंसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और ऐसे बाजार का जो पोषण करता है, मतलब जो ऐसी अनावश्यक वस्तुएं ले आते हैं, ऐसे लोग हैं जो वो इसका पोषण ही कर रहे हैं। तो ऐसे बाजार का जो पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, शास्त्र यानी नियम बने हुए हैं, वह अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिकल कह सकते हो, सरासर औंधा है। वो अर्थशास्त्र सरासर उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, यानी वो धोखे का शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कहलाता है। अनीति यानी अन्याय का शास्त्र कहलाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आवश्यक वस्तुओं की ही खरीद फरोख्त करनी चाहिए, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप, ये तीन चीजें भी पढ़नी है। लेकिन ये तीनों चीजें मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, इस नाम से एक लिंक मिलेगा सबसे ऊपर। उसमें आपको कुछ इस तरह से ये तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये तीनों चीज देखने के लिए इस लिंक पर जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस टॉपिक अच्छे से समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए अपने पिता के साथ, बी मित्र के साथ, सी पत्नी के साथ, डी अकेला। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्नी के साथ। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? आपके ऑप्शन। ए पावर है, बी हाथ की मैल है, सी माया का रूप है, डी पैसा व्यर्थ है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति है? आपके ऑप्शन। ए लोभी, बी संतोषी, सी ईर्ष्यालु, डी मूर्ख। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी संतोषी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? आपके ऑप्शन। जब मन खाली हो, जब मन खाली न हो, सी जब मन बंद हो, ऑप्शन डी जब मन में नकार हो। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स ने ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर देखना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।